नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सिरमौर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने संगडाहा में एसडीएम कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा अटल वर्दी योजना का भी उद्घाटन नितिन गडकरी 9 मई से करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 15 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट की जारी। पार्टी बाकी रहते नामों की भी जल्द करेगी घोषणा। मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में ही सिंचाई परियोजना पिछले 8 साल से पड़ी है ठप। विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। बद्दी की झुग्गियों में अचानक लगी आग से 2 मासूम मरे। दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से पाया आग पर काबू। अब खबरें विस्तार से। सिरमौर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धूमल ने यहां पर संगडाहा में नए बने एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने हरिपुर धार स्थित चल रहे मां भंगियानी मेला में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस मौके पर उन्होंने अहम घोषणा करते हुए बताया कि 9 मई को सिरमौर से अटल वर्दी योजना की शुरुआत खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी करेंगे। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को निशुल्क वर्दी उपलब्ध करवाने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के हाथों 9 मई को सिरमौर जिले से की जाएगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सिरमौर दौरे के दौरान हरिपुर धार मेले के समारोह की अध्यक्षता करने के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलाया है, क्योंकि 30 दिसंबर 2011 को कुल्लू में जो रैली हुई थी, जिसमें हमने 4 वर्ष पूरे किए सरकार के, उस रैली में मैंने घोषणा की थी। मैंने कहा कि आपके सामने घोषणा की थी और 5 महीने के अंदर उस घोषणा को हम पूरा कर रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने संगडाहा में एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन भी किया और कहा कि रेणुका उपचुनाव के दौरान जो उन्होंने वादा किया था उसे निभाया गया है। धूमल मुताबिक सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान किसी भी जिले से सौतेला व्यवहार नहीं किया और प्रदेश का एक समान विकास करवाया है। एक चुनाव का स्टंट है। हम जब चुनाव भी लड़ते तो भी कहते हैं कि जो हो सकता है वो करेंगे। हमने कभी गलत वायदा नहीं किया। अगर 2007 के चुनाव में कहा सरकार किसान, बागवान, मजदूर, कर्मचारी, महिला वर्ग, दलित वर्ग और नौजवान की सरकार होगी, तो इन 7 वर्गों के लिए हमने काम किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि संगडाहा में एसडीएम कार्यालय के खुलने से उन्हें अब 100 किलोमीटर दूर नाहन में नहीं जाना होगा और अब उनके एसडीएम कार्यालय से संबंधित काम यहीं पर ही निपट जाएंगे। में जो एसडीएम कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है जिला सिरमौर वासियों के लिए। और अब हमारे जिला सिरमौर में 4 एसडीएम कोर्ट हो गए हैं। शिलाई में भी शायद कुछ दिनों के बाद हो जाएगा। शायद किसी कारणों से ये अभी घोषणा नहीं हो पाई, परंतु मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा का यहाँ आधार जो है जितना भी कम था उससे 4 गुना और बड़ा है और पूरे जिला सिरमौर में इसका जो है वो फर्क पड़ेगा। और हम पूरे तत्पर से माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरा जिला सिरमौर के और खासकर हम रेणुका चुनाव क्षेत्र के बहुत बहुत आभारी हैं। जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में ये संगडाहा कॉन्स्टिट्यूंसी में, रेणुका कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 4था एसडीएम कार्यालय खुला है सिरमौर जिला के अंदर। तो इससे लोगों को बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को, हरिपुर धार के लोगों को 100-150 किलोमीटर दूर नाहन जाना पड़ता था। अपनी जो भी एसडीएम से संबंधित जो भी काम होते हैं उसको निपटारा अब यहीं संगडाहा में होगा, तो इससे लोगों को बड़ा फर्क पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से सिरमौर की सभी सीटों को बीजेपी की झोली में देने की भी अपील की और कहा कि यहाँ की बाकी रहती मांगों को भी चुनाव से पहले निपटा दिया जाएगा। सतीश शर्मा, नाहन, 7C हिमाचल आजकल। उधर 5 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र यानी एनसीटीसी के मुद्दे पर दिल्ली में होने जा रही मुख्यमंत्रियों की बैठक में सीएम प्रेम कुमार धूमल भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस दौरान वो एनसीटीसी एक्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस संबंध में उन्होंने शिमला में कहा कि केंद्र सरकार जबरन राज्यों पर ये कानून थोप नहीं सकती। इस तरह के कानून सोच विचार और चर्चा के बाद ही लाए जाएं
तो ही अच्छा है। धूमल मुताबिक केवल अधिसूचना जारी कर कानून बनाना गलत है और अगर केंद्र सत्ता का केंद्रीयकरण करेगा तो इससे संघीय ढांचे का खतरा पैदा होगा। कि जिस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण निर्णय पर एक अधिसूचना जारी करके भारत सरकार निर्णय लेना चाहती है वो गलत है और ये संघीय ढांचे के विरोध में जाती है बात। और जो हमने प्रधानमंत्री को लिखा भी था, हम धन्यवादी हैं उनके, उन्होंने हमारी बात को माना है। 5 तारीख को इस पर चर्चा होगी। चर्चा में हमारा ये कहना है कि केंद्र हर चीज़ का अगर केंद्रीयकरण करेगा सत्ता का तो संघीय ढांचा इससे खतरे में पड़ता है। प्रदेश में जिलों के गठन का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। जिले के गठन के मामले को एक बार फिर हवा मिलने लगी है। सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि प्रदेश में नए जिलों का गठन बेहद जरूरी है, इससे विकास की गति और भी तेज हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह जी सत्ती जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें महामंत्री राष्ट्रीय हमारे श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, श्याम जाजू जी हमारे प्रभारी सह प्रभारी है प्रदेश के और राष्ट्रीय सचिव, और अभी जो हाल ही हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश के बने श्री पवन जी, ये 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। और इन्हें जल्दी जो चर्चाएं जहां जहां चली हैं जिला नए जिलों का बनाने के लिए, उसकी रिपोर्ट वो सबमिट करेगी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को। सरकार की तरफ से किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं तो बनाई गई, लेकिन अब इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसी में से एक है हमीरपुर की टिक्कर सिंचाई परियोजना। 2001 में इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था, लेकिन पिछले कई सालों से ये ठप पड़ी हुई है। अब तो हालात ये हैं कि इसकी करोड़ों रुपए की मशीनरी में भी जंग लग गया है और विभाग के उच्चाधिकारी सिर्फ मामले की जांच करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले में पड़ती इस सिंचाई परियोजना का उद्घाटन भी खुद उन्होंने 15 जून 2001 को किया था। यहाँ की कुनाह खड़क पर बनाई गई इस परियोजना से करीब 6 से 7 गांवों को काफी ज्यादा लाभ भी होना था, लेकिन विडंबना देखिए, पानी सिर्फ 1-2 बार आया और उसके बाद ना तो कभी करोड़ों रुपए की IPH विभाग की मशीनें चली और ना ही खेतों की खड़ी फसल कुनाह खड़क के पानी से लहलहाई। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर इस स्कीम को अच्छे से चलाया जाता तो आज इलाके की तस्वीर ही बदल गई होती। तो कुछ का कहना है कि अगर सिंचाई परियोजना फेल हो गई थी तो इसे पेयजल योजना में विभाग को बदल देना चाहिए था। कारण यही है जी कि गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी गलती तो बहुत बड़ा फायदा हुआ था, जिस करके उतना पानी वो खींच नहीं सकती, सूखा ले लेंगी। तो काफ़ी लाभ हो सकता है इस स्कीम चलने से। ये ताल तक स्कीम है, कम से कम 5-7 पिंड वास्ते स्कीम लगी थी, मगर ये कामयाब नहीं हुई। जगह से कामयाब हो जगह लगाएं, पाइप सही ढंग से लगाएं तो ये काफ़ी सच्चाई हो सकती है और काफ़ी जनता का सुधार हो सकता है। सर, इसका तो पहला कारण ये है कि यहाँ पर एक तो पहले बांध बनना था और अगर बांध बन जाता तो बांध से पानी उठाया जा सकता था और लोगों को इसके जो खेतों में पानी की समस्या थी वो हल हो जाती। परंतु इन्होंने 1 करोड़ के लगभग खर्चा कर दिया है, उसका अभी तक फ़ायदा कोई भी नहीं उठा पाए हैं। लगभग 6-7 गाँव आते हैं स्कीम में। अगर ये स्कीम कामयाब नहीं होती तो लोगों को इसमें कन्वर्ट वाटर सप्लाई में कन्वर्ट करके इसको पानी पीने के योग्य पानी दे देते, तभी समस्या जो हल हो जानी थी। इस सिंचाई स्कीम के संबंध में जब हमारी टीम ने IPH विभाग के चीफ इंजीनियर से बात की तो अशोक श्रीधर ने कहा कि उन्हें तो इस बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं और डिटेल इंक्वायरी करवाकर ही इस परियोजना के फेल होने के बारे में बताया जा सकता है। लिफ्ट इरिगेशन टिक्कर स्कीम जो है फंक्शन तो मेरे ख्याल में फंक्शन 2006 से है। आप कह रहे हैं कुछ समय से नहीं चली हुई, इसकी पूरी डिटेल इंक्वायरी हम कर लेंगे। वैसे ये कुनाह खड़ के ऊपर बेस्ड है और
कमिश्निंग के बाद इसने कुछ दिन पानी दिया भी है, और इसकी डिटेल जो आई थी आप हमारे ध्यान में अभी लाए हैं, इसके ऊपर डिटेल इंक्वायरी करके और जो भी एक्शन टेकन रिक्वायर्ड है इसके ऊपर हम ले लेंगे। मुख्यमंत्री के जिले और उनके हाथों से की गई परियोजनाओं का पानी अगर ऐसे ही सूखने लगे तो प्रदेश में व्यावसायिक क्रांति का सपना दूर की कौड़ी साबित होने वाला है, क्योंकि अगर ये सिंचाई योजना ठीक से विभाग चलाता तो आज यहाँ के किसान साग सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आजीविका अच्छे से चलाने में समर्थ होते और आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा संपन्न होते। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले चंबा जिले में प्रवासी कामगारों के पंजीकरण में कोताही बरती जा रही है। हालांकि बाहरी राज्यों के इन कामगारों का पंजीकरण करवाना जरूरी है, लेकिन पुलिस इसके प्रति गंभीर नहीं दिख रही। ये मजदूर खुलेआम घूमते देखे जा सकते हैं। ऐसे में अगर कोई आपराधिक घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिले में बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों की खासी तादाद है, जो कि दूसरे राज्यों से आकर यहां पर अपना काम धंधा पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है तो कुछ ने नहीं। बाहर से आए ये कामगार मानते हैं कि उनके पास प्रमाणिक दस्तावेज हैं, लेकिन जब इन्हें दिखाने के लिए कहा गया तो वो मौके पर नहीं दिखा पाए। पंजाब से कौन सी जगह से? कपूरथला से। हाँ जी सर, सर घर में होगा शायद। वैसे कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते हैं? कभी कभी हो गए थे ना ऐसे लोग। नहीं ऐसा सर कभी किसी ने बोला नहीं, कागज दिखाओ। नेपाल से सर यही काम करते हैं जी, मेहंदी का। अभी नहीं करवाया है सर। क्यों? अभी तो मैं ऐसे अभी मेले मूले घूमते हैं, यहाँ 1-2 रोज के लिए बैठे हैं। अगर अभी तो मैं 2 जगह से फिर के आ गया, अभी नहीं, मुझे किसी से मुलाकात भी नहीं हुआ है सर। 2 राज्यों की सीमा से सटे इस जिले में कामगारों की लगातार बढ़ती गिनती और उनके पास पंजीकरण कार्ड न होने के सवाल पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा ने कहा कि उन्होंने सभी थानों को इन प्रवासी कामगारों के पंजीकरण के आदेश सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल पहचान पत्र एक चीज में हम पॉकेट्स बनाने जा रहे हैं। थाना वाइज, थाना में से बीट हमारी बनी हुई है। हर थाना बीट्स में डिवाइडेड है। बीट में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक एनजीओ बाद में 2 बीटों का इंचार्ज होता है। उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। हमीरपुर मैंने किया था, यहाँ भी करेंगे। जो माइग्रेंट लेबर्स है, नवाडिक है, घुमंतु हैं या दूसरे लोग आए हुए हैं या बॉर्डर्स के लोग हैं, उनकी एक चीज़ की पहचान चिन्हित करके लोगों के सहयोग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चिन्हित है, उसको कार्ड है आए चेक करेंगे, उसका कार्ड रखो, बाहर का आया तो बाहर रख करके अपना कार्ड इशू करेंगे, साइन करके एनजीओ के द्वारा कराएगा, अपना कार्ड लेके जाएगा। जिसका नहीं पाएगा उसका 144 में हमारी इसकी परमिशन होती है, नोटिफिकेशन होती है, उसको तहत खुराक नहीं है तो करवाऊंगा डीसी से, उसको खुराक करके उससे जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। दरअसल पिछले कुछ समय में प्रदेश के अंदर अपनी रोजी रोटी कमा रहे इन बाहरी राज्यों से आए कामगारों के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। पंजीकरण न होने से इन्हें खोजना स्थानीय पुलिस को मुश्किल भी होता है। यही कारण है कि पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है और इससे पुलिस विभाग सुनिश्चित करता है तो इससे आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि बद्दी में लगी आग से किस तरह आग की भेंट चढ़ गई 2 मासूम जिंदगियां। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका 7C हिमाचल आजकल में। सोलन के औद्योगिक इलाके बद्दी में आग के एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम जिंदा जल गए। ये घटना बद्दी में टेम्पो यूनियन के पास बनी झुग्गियों में घटी। इस आग में 2 झुग्गियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई, जिनमें से एक में ये दोनों भाई बहन सोए हुए थे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। 2 झुग्गियों में अचानक आग लगने से ये पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। आग लगने के समय झुग्गी में 3 साल का बच्चा व 5 साल की लड़की अपनी 11 साल की बहन के साथ सोई हुई थी। जैसे ही आग लगी, बड़ी बहन चिल्लाती हुई झुग्गी से बाहर निकल आई। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की खबर दमकल विभाग को दी, लेकिन इससे पहले कि आग पर पूरी तरह से काबू पाया जाता
दोनों मासूम आग की भेंट चढ़ गए। पुलिस स्टेशन बरोटी वाला में इंफॉर्मेशन मिली कि सिक्का होटल के नज़दीक जो झुग्गियाँ हैं वहाँ आग लगी है। तो इमीडिएटली जो बरोटी वाला थाने से पुलिस, बद्दी थाने से पुलिस वहाँ पहुँची। मैं खुद मौके पे पहुँचा। फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। तो 2 झुग्गियों में आग लगी थी। 2 झुग्गियाँ जैसी आग लगी वैसे ही कंट्रोल कर ली गई थी, वैसे ही बुझा दी गई। आगे साथ में जितनी झुग्गियाँ थी उनमें फैलने नहीं दी गई आग। लेकिन उन 2 जो झुग्गियाँ थी उनमें 2 बच्चे जो है अभी तक जो सामने आया सोए हुए थे, इस कारण वो बाहर निकल पाए और अंदर ही एक्सपायर हो गए। आग में जलने वाले बच्चों के माता पिता उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि आग लगने के समय काम पर गए हुए थे। इस इलाके में इससे पहले भी आग की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे। जेवी सिंह, बद्दी, 7C हिमाचल आजकल। अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर चंबा में कृषक मित्रों ने एक बैठक की। इस बैठक में इन्होंने सरकार से मांग की कि उनका वेतन बढ़ाने के साथ पिछले 1.5 साल से रुकी तनख्वाह को भी जल्द से जल्द जारी किया जाए। सभी ने एक सुर में कहा कि अगर उनको वेतन जारी करने में सरकार ने देरी की तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए नियुक्त किए गए कृषक मित्र सरकार से खासे नाराज हैं। इसका कारण है इनका लंबित वेतन जारी करने व उनके लिए नीतियां बनाने की मांग वो सरकार से पिछले काफी सालों से कर रहे हैं। इस संबंध में जिले भर के कृषक मित्रों ने एक बैठक आयोजित की और सरकार की तरफ से मांगे न माने जाने पर खासा रोष व्यक्त किया। इन कृषक मित्रों का कहना है कि सरकार ने उनके लिए प्रति माह महज 400 रुपए वेतन तय किया हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 साल से उनको ये वेतन नहीं दिया जा रहा और ना ही सरकार उनके लिए कोई नीति विशेष बना रही है। सभी कृषक मित्र की यही राय है कि हमें 1.5 वर्ष हो गया है और आज तक कोई भी हमें वेतन नहीं मिला, और सभी कृषक मित्रों की यही अपील है सरकार से कि हमें कोई न कोई नीति बनाई जाए और हमें मासिक वेतन या कोई सरकार की कोई नीति और पॉलिसी हमारे लिए तैयार की जाए, ताकि हम कृषक मित्र अपनी पंचायत में भाग अच्छा कार्य करें। मित्र के बारे में ठोस नीति बनाई जाए और कृषक मित्र 1.5 साल से बिना मानदेय काम कर रहे हैं और सरकार ने हमारी मांगे पर अमल नहीं किया है, मानदेय नहीं किया, तो कृषक मित्र संगठन सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी उतरेंगे। कृषक मित्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। श्रम व रोजगार विभाग की तरफ से हमीरपुर में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 30 के करीब नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कंपनियों ने विभिन्न जिलों से आए हुए सैकड़ों युवाओं का साक्षात्कार किया और करीब 2100 पदों को भरा। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को उनके घर द्वार पर रोजगार दिलाने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। अब कुछ और खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने अपने 15 प्रत्याशियों के नामों की कर दी है घोषणा। शिमला नगर निगम चुनाव के चलते बीजेपी ने शुक्रवार देर शाम अपने 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिनकी घोषणा खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रहते नामों की घोषणा भी जल्द ही कर दी जाएगी। शुक्रवार देर शाम बीजेपी ने शिमला नगर निगम के 25 वार्डों में से 15 वार्डों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। इन नामों की घोषणा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की। इस संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मतदान केंद्र से लेकर जिला व प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं से गहन मंथन व आम सहमति के बाद इन वार्डों के पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किन किन प्रत्याशियों को मिला है इस बार के निगम चुनाव में बीजेपी की तरफ से किस्मत आजमाने का मौका।
वार्ड नंबर 1 की भराड़ी सीट से कला शर्मा, वार्ड नंबर 2 की रुल्दू भट्टा सीट से सरोज ठाकुर, वार्ड नंबर 3 की कैथू सीट से लता कौशल, वार्ड नंबर 4 की अनाडेल सीट से लक्ष्मी कश्यप, वार्ड नंबर 5 की समरहिल सीट से सुनीता देवी, वार्ड नंबर 6 की टूटू सीट से निर्मला चौहान, वार्ड नंबर 8 की टूटीकंडी सीट से कल्पना सूरी, वार्ड नंबर 11 की कृष्णानगर सीट से रजनी, वार्ड नंबर 12 की राम बाजार सीट से रूपा शारदा, वार्ड नंबर 13 की लोअर बाजार सीट से भारती सूद, वार्ड नंबर 17 की संजोली सीट से सत्या ठाकुर, वार्ड नंबर 20 की मलाना सीट से सुरेश चौहान, वार्ड नंबर 21 की कुसुमटी सीट से कुसुम ठाकुर, वार्ड नंबर 23 की पटयोग सीट से हीरालाल शर्मा और इसी तरह वार्ड नंबर 24 की खलीनी सीट से जियालाल। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए महापौर और उप महापौर के प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। निगम चुनाव के कुल 25 वार्डों में पार्षदों की सूची कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट कर दी है। पार्षद पद के प्रत्याशी में अधिकतर वार्डों में सहमति बन गई है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेता एक बार फिर शनिवार को माथापच्ची करेंगे। चुनाव की तारीख धीरे धीरे पास आती जा रही है और निगम चुनाव में मेयर व डिप्टी मेयर जैसे अहम पद पर कांग्रेस के तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, इसके लिए कांग्रेस अभी भी कशमकश की स्थिति में लग रही है। हालांकि शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश दिग्गज एक बार फिर अहम बैठक करेंगे, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा वार्ड पार्षदों के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगनी है। कांग्रेस ने इन नामों की सूची को फाइनल करने के लिए एक इलेक्शन कमेटी का भी गठन किया है। इस कमेटी में खुद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर व विपक्ष के नेता विद्या स्टोक सहित 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। 5 तारीख को 11 बजे यहीं पर जो है इसी ऑफिस में जो मैंने कमेटी गठित की है, चुनाव समिति नगर निगम के चुनाव कैंडिडेट के सिलेक्शन के लिए, उसकी मीटिंग कल 11 बजे हो रही है। और उस मीटिंग में हम फैसला करेंगे कि किन किन कैंडिडेट्स को जो है किस वार्ड से पार्षद का इलेक्शन लड़वाना है। और उसमें हमारा एक ही है कि जो जीतने की क्षमता रखता हो, जिसका अच्छा इमेज लोगों के बीच में हो और जो पार्टी के प्रति भी वफादार हो, ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट देने की कोशिश की जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर में भी उन लोगों को ही हम टिकट देंगे जो जीतने की क्षमता रखते हो। दरअसल मौजूदा मेयर मधु सूद ने इस बार के मेयर पद पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने यू टर्न लिया और एकाएक मेयर पद के दावेदारों में शामिल होकर अपनी ही पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि डिप्टी मेयर हरीश जनार्था पहले ही साफ कह चुके हैं कि वो इस बार मेयर पद की टिकट चाहते हैं। उन्हें वीरभद्र सिंह के गुट का खास समर्थक माना जाता है और इसके लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन मेयर पद पर टिकट किसे मिलेगा, फिलहाल इसके लिए शनिवार की अहम बैठक के नतीजे का इंतजार करना पड़ेगा। भूपेंद्र चौहान, शिमला 7C हिमाचल आजकल। वहीं दूसरी तरफ मेयर और डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों का चयन भाजपा के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। पार्टी के पास दोनों ही सीटों पर दावेदारों की फेहरिस्त काफी लंबी है। हालांकि बीजेपी ने सभी 25 वार्डों के पार्षदों के नामों को फाइनल कर दिया है। इन नामों को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सहमति भी दे दी है, लेकिन अंतिम मुहर 6 मई को ही लगेगी। निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी वार्डों से लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामों का चयन कर लिया है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के नामों पर अभी भी पार्टी के लिए हिमालय पर चढ़ने जैसी स्थिति है, यानी नामों पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के दिल्ली दौरे पर होने के चलते महापौर और उप महापौर के नामों पर अंतिम फैसला अब तो 6 मई को ही होना है। वैसे भी पार्टी इन महत्वपूर्ण पदों पर प्रत्याशियों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। बीजेपी में मेयर पद के लिए हिमुडा के उपाध्यक्ष गणेश दत्त, शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष रमेश सूद का नाम दावेदारों में सबसे ऊपर चल रहा है। इसी के साथ ही कर्मचारी नेता किशोरी लाल व पार्षद प्रदीप कश्यप भी मेयर पद के लिए दौड़ में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस
बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल की ताजा तरीन घटनाओं की जानकारी के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।